जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको विज्ञान परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया 25 से 30 सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। इसी से आपके पेपर में प्रश्न रहने वाला है और आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है वह आउट हो चुका है। सिर्फ आपको तैयार करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास समय कम है तो इसे 2 गुना स्पीड में देखें, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी प्रश्न मिस न करें, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपके पेपर में रहने वाला है। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। तो सजीव के मुख्यतः 4 लक्षण निम्नलिखित है। पहला हो गया पोषण, शोषण, प्रजनन, वृद्धि एवं विकास। उसके बाद हो गया शोषण, उसके बाद प्रजनन और वृद्धि विकास। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जिसमें उत्सर्जन की क्रिया होता है, जिसमें पोषण की क्रिया होता है, जिसमें शोषण की क्रिया होगा, जिसमें प्रजनन की क्रिया होगा, जिसका वृद्धि एवं विकास होता है। वो सभी सजीव के लक्षण होते हैं, उसी को हम लोग सजीव कहते हैं। तो ये 4 लक्षण आपको इस तरह से लिख देना है। पहला प्रश्न आपका क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे रासायनिक समीकरण में व्यक्त करें। तो प्रकाश संश्लेषण का पहले परिभाषा लिखना है, उसके बाद वो इसकी रासायनिक प्रक्रिया को समझाना है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका, पहले परिभाषा हम लोग जानते हैं। तो हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य प्रकाश के, हमारे भाषा को आपको सुनना है और समझना है कि हरे पेड़ पौधे के द्वारा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल CO2 एवं H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक पत्ती, मान लीजिए एक पेड़ पौधा है आपके पास, ये आपके पास एक पेड़ है और इसका एक पत्ती है। यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पत्ती बना देते हैं। इस प्रकार से इसका जो है एक पत्ती है और इस पत्ती में क्या पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर वायुमंडल से CO2 एवं अपने जड़ों के माध्यम से जल का उपयोग करके यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। ये भी आप चित्र बना देते हैं तो आपको और अच्छा होगा, आपका समझ जाएगा कि आप इसे एक डायग्राम के तहत दर्शा सकते हैं। तो जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। तो वह जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। उसके बाद इसके रासायनिक समीकरण को भी हमें लिखना है। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो पहले क्या होता है, तो ये आपका CO2 लेगा, उसके बाद इसमें H2O लेगा, H2O ले लेगा। उसके बाद क्या लेगा, तो यहाँ पर ये ले लेगा आपका नेक्स्ट। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर सनलाइट, यहाँ पर SN लिख देते हैं, सनलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्लोरोफिल लिखना है आपको, क्लोरोफिल। तो यहाँ पर 6 CO2 लेंगे, 6 H2O लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा C6H12O6 और प्लस में O2 भी बन जाएगा। ये भी 6 अणु होता है O2 का, तो इसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, C6H12O6। तो इसी रासायनिक समीकरण को आपको यहाँ पर ही दर्शाना था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है। तो पत्तियों के अंदर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्लोरोफिल की उपस्थिति में संभव होता है, इसीलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। जो भी आपका पत्ती है उसे प्रकाश संश्लेषी अंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसका उपयोग करके वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में एक भोजन का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। इसी कारण से पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख अंग की तरह कार्य करता है, जिस कारण से इसे एक प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। जो मस्तिष्क है आपका ब्रेन, उसके महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करना है। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं।
कौन कौन है, तो आपको 4-5 यहाँ पर ही लिख देना है कि आवेश ग्रहण कर, आवेग जो होता है आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना, इसका पहला कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है कि जो ग्रहण किया आवेग मतलब कोई सूचना को ग्रहण किया क्या उस पर आपको अनुक्रिया करेगा, मतलब उस पर रिएक्ट करेगा कि जैसे कोई व्यक्ति कोई मतलब गलत बात बोला या कुछ बोला शब्द, तो उसके द्वारा उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होता है, वह अनुक्रिया करता है, तो वह मस्तिष्क के द्वारा ही वह उस क्रिया को संपन्न कर पाता है। फिर है विभिन्न आवेगों का संबंधन करके विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलतापूर्वक समन्वय करता है। मान लीजिए उन्होंने कहा कि कोई काम करने के लिए, तो आपको मस्तिष्क में पहुंच गया कि वो काम करने के लिए कहा है, तो आपका जो शरीर का पैर हाथ है वह उस तरह से उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो यही होता है मस्तिष्क कार्य। उसके बाद चौथा कार्य होता है आपका कि सूचनाओं का भंडारण करता है, या इसमें बहुत सारी सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है। मस्तिष्क में अनेक सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में रहती है, इसी कारणवश मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितना चाहे आप उतना ज्ञान भर सकते हैं, इसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 5वां प्रश्न कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखे। तो मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्नलिखित हैं। 5-6 ग्रंथियों का नाम आपको यहाँ पर ही सिर्फ लिख देना है। पिट्यूटरी ग्रंथि हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि होता है, पाइथायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं और जनन ग्रंथि। और इसमें जनन ग्रंथि में अंडाशय आता है और वृषण आ जाता है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथियों का नाम यहाँ पर आपको लिखना था सिर्फ। उसका नेक्स्ट है आपका कि मुकुलन क्या है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जीवों की उत्पत्ति जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रबंध निकलने के फलस्वरूप होता है। इसी प्रक्रिया में जीव शरीर के किसी भाग से या एक से अधिक अधिक कंद रूपी उभार निकलता है, जिसे मुकुल या बड कहते हैं। उसके बाद जनक कोशिका केंद्रक मुकुल में पहुंच जाता है। केंद्रक युक्त मुकुल जनक के शरीर से विलग होकर नए जीव का निर्माण करता है। आप इतना तक भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा कि यहाँ तक कि इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। और आपको एक चित्र बना देना है यहाँ पर ईस्ट का नाम सुने होंगे कि जो ईस्ट होता है, इसे हाइड्रा का भी ले सकते हैं हम लोग उदाहरण। जिस प्रकार से यह हाइड्रा हो गया आपका, तो ये हाइड्रा में क्या होता है कि धीरे धीरे ये हाइड्रा से यहाँ से एक निकलने लगेगा, तो बाद में ये जो ये प्रबंध है इसका, इसे काट कर आप अलग कर लीजिए तो एक नया प्रजाति बन जाएगा। ईस्ट में भी होता है, ईस्ट को इस प्रकार से संरचना होता है, इसमें भी इस तरह से निकलता है यहाँ पर ही। फिर ये भी संरचना हो गया, ये बड़ा होकर जो है इसे काट लिया जाता है, तो ये भी एक तरह से मुकुल के रूप में इसका जनन होता है। तो इसीलिए इसे अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया कहा जाता है और इसी प्रक्रिया को मुकुलन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जीन रूपी या जीनोटाइप से क्या समझते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसी जीव की जीनी संरचना ही जीनोटाइप कहलाता है। इतना याद रखिए कि किसी जीव की जीनी संरचना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उस जीव की जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। जीवों के गुणों जैसे शारीरिक गठन हो गया, लंबाई, त्वचा एवं बालों का रंग इत्यादि का जो निर्धारण है उनके जीन प्रारूपों के कारण ही होता है। जीन प्रारूप के कारण प्रकट होने वाले गुणों की नींव का निर्धारण जनकों अर्थात माता पिता के युग्मकों के संयोजन के समय ही होता है। ये तो आसान ही था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, तो अनुवांशिकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में यहाँ पर होगा पाए जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं, वह अनुवांशिकी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा होना चाहिए जिसमें हम अनुवांशिक गुणों का अध्ययन करते हैं, वह अनुवांशिकी कहलाता है। और अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए, तो अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है, निम्न उपयोग है, कौन कौन सा है, तो इसमें बहुत सारा आपको नहीं लिखना है, 4 ही मात्र लिखना है। इसमें 3 भी लिखेगा तो चल जाएगा आपका, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का जो प्रयोग है यहाँ पर जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग। फिर इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपो, सर्च लाइट, टॉर्च आदि में भी किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। फिर सेविंग मतलब हजामती दर्पण के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर दंत चिकित्सक जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं और विशेषज्ञ रोगी का जो है परीक्षण इसी दर्पण के द्वारा किया करते हैं, जो है उसके शरीर पर के सर के ऊपर लगा हुआ रहता है, हेलमेट के ऊपर यहाँ पर ही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, सभी प्रश्नों को आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। इसी में आपको स्नेल का नियम भी ध्यान में रखना है और प्रकाश का परावर्तन भी आपको याद ही होगा, वो आसान ही है। उसमें ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला देखिए, इसका परिभाषा आपको पहले लिखना है क्या है, तो वो लिख सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम से किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में लौट जाती है। इसी लौटने या मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अपवर्तन जानना है, तो अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, ये वायु हो गया आपका, ये वायु हो गया, मान लीजिए इसे, रुक जाइए थोड़ा सा, इसे एयर मान लेते हैं और इसे वाटर मान लेते हैं। तो एयर से जो है ना वाटर में जाएगा तो ये अपने पथ से जो विचलित हो जाएगा, मतलब इस दिशा में घूर जाता है, लेकिन यहाँ जाना चाहिए था। इसी को घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये सभी आप पढ़े भी होंगे, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है इतना ही। तो इसका हो गया परिभाषा। उसके बाद इसका आपको लिखना है, इसके जो नियम हैं वो लिखना है आपको कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों में किसी समतल पर के माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो जो आपतन कोण आई की जया होता है वह परावर्तन कोण आर के जया के अनुपात का जो है ना एक स्थिरांक होता है, एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर ये पूछा जाएगा तो किसी माध्यम में आपतन कोण की जया एवं परावर्तन कोण की जया के अनुपात को ही हम लोग स्नेल का नियम के नाम से जानते हैं। इतना आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, आपको लिखना है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। कौन सा है, तो अवतल दर्पण यहाँ पर लिखना है और उत्तल दर्पण इस तरह से आपको बांट कर लिखना है भागों में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। ये आसान ही प्रश्न है कि जो इसमें होता है ना, परावर्तन करने वाली चमकीला जो तल है वह अंदर की ओर धंसा होता है। इसमें परावर्तन करने वाली जो चमकीला सतह होता है, तल होता है, वह उभरा हुआ होता है। इस तरह से बोल सकते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद इसमें जो है ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आभासी काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब जो है ना उल्टा सीधा दोनों बनता है, इसमें सिर्फ सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर भी बनता है। तो यह तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन यह वस्तु का सिर्फ छोटा ही प्रतिबिंब बनाता है। इस तरह से हो गया क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये भी आसान ही प्रश्न है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दो भागों में बांट देना है आपको। फिर लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वास्तविक कटन या आभासी कटन बिंदु से बनता है या वास्तविक कटन बिंदु से बनता है, यह भी लिख सकते हैं प्रश्न। इसके बाद है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। उसका नेक्स्ट है कि वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और ये वास्तविक कटौन बिंदु से बनता है। ये वास्तविक कटौन बिंदु से बनता है, तो ये आपका काल्पनिक कटौन बिंदु से बनता है। ये भी प्रश्न आपको, ये भी पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये भी ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश की प्रकीर्णन, तो जब प्रकाश किसी एक माध्यम से पास होता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके सभी प्रकाश जो है ना दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला होता है। देखिए, इस भाषा को आप लोग थोड़ा सा नहीं समझे होंगे, लेकिन हमारे भाषा को आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मान लीजिए प्रकाश का किरण है, जब यह वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और जलवाष्प पर पड़ता है तो इन सभी प्रकाश की किरण को यह धूलकण अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और उसे चारों दिशाओं में प्रसारित कर देता है, मतलब फैला देता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इस कारण से ही जो है ना आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो जब श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को जो है ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, और उससे जो बनने वाला पट्टी पर जो 7 रंगों का पैटर्न बनता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप
जब एक प्रिज्म है ये आपका, इससे आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो पर्दा लगा होता है इस पर जो 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होता है, पैटर्न प्राप्त होता है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव, जब किसी घने जंगल, देखिए यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पर इसका परिभाषा आप याद ही नहीं रखिएगा, हम बता देते हैं आपको यहाँ पर किसका परिभाषा क्या होगा। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी कोलाइड विलयन से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह जो है ना टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करने लगता है, इसी प्रभाव को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपको याद रखना, इसमें परिभाषा जो है गलत लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, और क्यों टिमटिमाते हैं वो आपको लिखना है कि जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का जो प्रकाश है वह लगातार पृथ्वी के त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी जो है ना हमारे आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। देखिए तारा जो होता है वह टिमटिमाता हुए प्रतीत इसीलिए होता है क्योंकि वह विभिन्न माध्यम, याद रखिएगा इस तरह से कि वह विभिन्न माध्यम के अपवर्तनांक से गुजरता है। तो वह कभी तारे के जो प्रकाश किरण है वह कभी तारे के अगल करती है तो कभी बगल करती है, जिस कारण से तारे जो हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपकी फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखे। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर विशेष पता है अच्छे तरीके से तो आप अपना ही परिभाषा लिखिएगा। हम आपको प्रश्न सिर्फ बता रहे हैं कि इसका प्रश्न ये वाला जो है पूछा गया है। फिर फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो है ना, अपने बाएं हाथ की जो तर्जनी है और माध्यमा या अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यमा जो है वह धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा जो है ना अंगूठे की दिशा होगी। इसी को फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम कहा जाता है। यहाँ पर इसका चित्र भी समझ सकते हैं कि आपको अपने जो है ना बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि अंगूठा आपका जो है ना इस तरह से लंबवत होना चाहिए। तर्जनी जो है ना, ये उंगली जो होता है इसी को तर्जनी कहते हैं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएगा, ये बल की दिशा को दिखलाएगा, और जो मध्यमा है ये आपका धारा की दिशा दिखलाएगा। और इसी को यहाँ पर ही प्लेट के माध्यम से समझाया गया है। तो इस तरह से आपको इसका फिगर भी बना देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसी में आपका कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। मतलब विद्युत धारा क्या है इसी के बारे में बताना है। तो किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इसे I बराबर Q/T होता है, I बराबर Q/T। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि लघुपतन से आप क्या समझते हैं। तो किसी कारण से जब जीवित तार में, जो जीवित तार होता है लाइव वायर होता है, और उदासीन तार में एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघुपतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे में सट जाएंगे तो लघुपतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है और धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भी भय रहता है। इसी को लघुपतन कहते हैं। जब लाइव वायर होता है वह जो है ना उदासीन वायर से सट जाता है तो जो है ना एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और जो उसमें धारा तीव्र गति से बहने लगेगा। तो इसी घटना को हम लोग लघुपतन कहते हैं। उसके बाद एक विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ये देखिए हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी कराए थे, उसका परिभाषा भी पूरे बता दिए थे कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसीलिए भरी जाती है कि जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन होता है वह अगर अन्य गैस जैसे ऑक्सीजन में रखा जाएगा तो वह उससे अभिक्रिया करके चूर चूर टूट जाएगा। इसीलिए निष्क्रिय गैस के रूप में आर्गन या नाइट्रोजन को भरा जाता है ताकि उससे वह अभिक्रिया न करे और बल्ब भी जल जाए। तो बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर गल जाएगा, बल्ब फ्यूज होकर जो है ना बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय N2 आर्गन या नाइट्रोजन आदि गैस भरी जाती है ताकि जो है ना फ्यूज ना हो सके। आपका पहला प्रश्न है कि भर्जन या जारण से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा आपको इस तरह से लिखना है कि भर्जन या जारण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। इसी क्रिया को भर्जन या जारण कहा जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ आप याद कर सकते हैं कि भर्जन या जारण एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें सौंदर्यित अयस्कों को जो यहाँ पर ये नहीं लिखना आपको, सौंदर्यित अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यनांक से कम ताप पर गर्म करके
करके उसे धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है, या परिणत करने की क्रिया को ही भर्जन या जारण कहते हैं। इसमें सल्फाइड अयस्क का संदरण होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं आप लोग कि जैसे ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका 2-3 उदाहरण आपको लिख देना है। फेरस सल्फेट हो गया, PbS हो गया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं उसके द्रव्यमान से कम ताप पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसका निष्ठापन है। निष्ठापन भी पूछा जाता है और दोनों का अंतर भी बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निष्ठापन क्या है, उदाहरण दे। तो निष्ठापन वैसा प्रक्रिया है जिसमें संद्रित अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें उपस्थिति था ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमांक से कम ताप पर गर्म करके उसे धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। वह प्रक्रिया आपका निष्ठापन कहलाता है। इसमें कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO+CO2 प्राप्त होता है। सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर। फिर COCO3 कराएंगे तो COO हो जाएगा, Na2CO3 कराएंगे तो NaO जो है ना धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद भर्जन और निष्ठापन में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भर्जन और निष्ठापन में निम्नलिखित अंतर है। भर्जन देना है यहाँ पर ही, निष्ठापन देना है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की जो है ना उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति होगा, यहाँ उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें सल्फाइड अयस्कों का संदरण होता है और इसमें कार्बोनेट अयस्कों का संदरण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। इस तरफ धातु देना है, इस तरफ अधातु देना है आपको, और इस तरह से आपको लिख देना। ये तो आसान ही प्रश्न है, आप जानते भी होंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें नहीं होती है। धातु में पढ़ा विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत का चालक होता है, ये विद्युत का चालक नहीं होता है। अब बाद में हो गया जो विद्युत का धनात्मक नहीं होता है, अब बाद में एक हाइड्रोजन होता है जो विद्युत का धनात्मक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये धातुएं जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, और धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है या कुचालक होता है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट ही विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि साधारण ताप पर धातु में प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये तन्य और आघात वर्धनीय होता है, ये तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होता है। मतलब इसे अगर आप पीटिएगा तो ये चूर चूर भंगूर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धोने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों के लिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो धोने वाले सोडा का आपको पहले विधि लिखना है कि इसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न रहता है कि इसका सूत्र क्या होता है। फिर इसका सिद्धांत लिखना है कि जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। और इसका आपको यहाँ पर ही समीकरण दर्शा देना है कि NaCl को जब NH3 जो है ना अमोनिया गैस से संतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो हमें NaHCO3 प्राप्त होता है, खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया प्रश्न में कि धोने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है। पहले हमें खाना वाला सोडा बनेगा, उसके बाद धोने वाला सोडा कैसे बनेगा। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसको गर्म कीजिएगा तो Na2CO3 जो है ना आपका धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसके अगर खाने वाला सोडा कैसे बनाता है तो यहाँ इतना तक ही परिभाषा आपको लिखना है सिर्फ। उसके बाद इसका जो है उपयोग कुछ है, यहाँ पर इसका गुण भी है कि इसमें Na2CO3 धोने वाला सोडा है। इसका गुण है कि धोने वाला सोडा का जलीय विलयन जो है वह क्षारीय होता है और यह अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है, क्योंकि क्षारीय होगा तो अम्ल में मिलाएंगे तो वह उदासीन ही होगा। Na2+HCl इसका उदाहरण यहाँ पर ये दे दिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट में लिखना है फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का संदरण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फेन प्लावन या झाग विधि से सल्फाइड अयस्कों का संदरण सिर्फ सल्फाइड अयस्कों का ही संदरण किया जाता है। सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्कों को पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है और जल से अच्छी तरह धोकर पाइन तेल के साथ जो है मिश्रित कर पानी से भरी टैंक में जो है डाल दिया जाता है और वायु पंप की सहायता से टैंक के अंदर वायु को प्रवाहित किया जाता है। उसका झोंका जो है प्रवाहित किया जाता है, जिससे टैंक में झाग का निर्माण होता है। अयस्क हल्का होने के कारण झाग के साथ ऊपर आ जाता है और बड़े चम्मच से उसे निकाल कर सुखा लिया जाता है, जिससे हमें सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इसके चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि सल्फाइड अयस्कों को पहले हम जो है चूर चूर कर लेंगे, भंगूर कर देंगे। उसके बाद उसे पानी से धोकर जो एक टंकर में दे देंगे और इसमें पाइन तेल दे देंगे और इससे वायु पंप से इसमें वायु करेंगे तो इसमें खूब इसको घुर देंगे। तो यहाँ पर आपका फेन बनेगा और फेन में जो होता है ना अयस्क, शुद्ध अयस्क, वह फेन के रूप में ऊपर आ जाता है। इसे चम्मच से निकाल कर बाहर निकाल देंगे तो आपका जो सल्फाइड अयस्क अलग हो जाएगा। फिर है कि खाने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है। तो ऊपर ही बता चुके हैं कि खाने वाला सोडा को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका सोडियम कार्बोनेट था। फिर इसका सिद्धांत आप जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को जब अमोनिया गैस से संतृप्त
जब अमोनिया गैस से संतृप्त जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ऊपर ही बता चुके हैं। उसके बाद इसका आपको गुण लिख देना है कुछ कि यह अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है क्योंकि यह क्षारीय होता है। इसका प्रकृति क्षारीय होता है। खाने वाला सोडा को गर्म करने पर लवण और जल बनता है। फिर इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशमक यंत्र में, खास्ता के निर्माण में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो इस तरह से इतना ही प्रश्न था आपके केमिस्ट्री पोर्शन का। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।